शो में बुशरा बीबी की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी मुबैना ऑडियो में तोशा खाना की चीजों की तस्वीर खींचने पर बरस रही हैं। तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से 30 बिलियन रुपए बकाया जाद अदायगी का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी के बावजूद फंड्स और इख्तियारात की अदम मुंतकली। खैबर पख्तूनख्वा में महकमा सेहत का बुरा हाल। लेडी रीडिंग अस्पताल में बेहोशी की अद्वियात की किल्लत। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, बहुत अहम और सूरत हाल मज़ीद दिलचस्प होती जा रही है। नई नई ऑडियो लीक्स आ रही हैं। इससे पहले जुल्फ़ी बुखारी साहब मुर्शिद से मुखातिब थे और कह रहे थे कि क्या करें। उन्होंने मुर्शिद ने कहा घड़ी भेज दें। आज एक और ऑडियो आई है जिसमें बुशरा बीबी बरस रही हैं बनी गला के स्टाफ के ऊपर कि फोटोज क्यों खींची और तस्वीर क्यों खींची गई, जिससे बज़ाहिर और सामने नजर आ रहा है कि जिस भरहमी का इजहार किया जा रहा है उसकी वजह यही है कि आखिर क्यों सबूत रहे कोई कि क्या किस तरह चीजें आई और किस तरह नहीं आई। लेकिन हम कोई टेक्निकली भी इसको आज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने ये जाना था, ये सुना था कि ये तोहाइफ जो सऊदी वली अहद से मिले, ये तोहाइफ जब पाकिस्तान आए तो इनके जाती लगेज बनी गला गए, ना तोशा खाना में जमा हुए, ना कोई रिसीप्ट हुआ, यानी इसके बारे में ना तहरीरी तौर पर इन्होंने कहा कि आप ये जमा ये हमें दे दें, हम रिटेन करने जा रहे हैं इसको। तो फिर ये तोहफे कहाँ से आ रहे थे, कैसे आ रहे थे बनी गला, तस्वीर कौन और क्यों खींच रहा था, फिर इसमें जो और तस्करे जिन अफराद के हैं वो कौन लोग हैं, इसकी थोड़ी तफसीलात में जाने से पहले आपको जरा ये ऑडियो लीक, ताजा तरीन ऑडियो लीक, जरा सुने इसको और सोचे कि क्या हो रहा था रियासत मदीना के नाम पर बनी गाला में वजीबे और उनके घर में। लेट्स हियर दिस, क्या हो रहा था, लेट्स हियर दिस। हेलो जी सलाम। ये जो तोशा खाने से चीजें आई थी, आपने अकबर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी चीजें, उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही है, उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था बीबी, मैंने इनाम ने कहा है और मैंने उसको भेज दी है। नहीं बीबी, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें जी। आपने इनाम को भेज दी? वो कह रहे हैं मुझे कहीं भेज दी। नहीं भेजी है, लेकिन मैंने कहा नहीं भेजी है, लेकिन मैंने नहीं कहा तस्वीरें खींचने को इनाम ने। क्या क्या किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज का प्रूफ? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो एमएस हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? और तुम्हें क्यों भेजी है इसने तस्वीरें? बीबी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें कि ये चीजें आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीबी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है? दीदी हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों को? नहीं, क्या करना है? क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है। ये तस्वीरें लेके वही हजार तरह के दिफा सामने आ चुके हैं, लेकिन तोशा खाना से इमरान खान साहब का पीछा नहीं छूट रहा। ट्रायल अलग शुरू हो रहा है, ऑडियो लीक्स अलग आ रही हैं। जो दिफा करते हैं उसके अगले दिन काउंटर में एक नई ऑडियो लीक आ जाती है। जुल्फी बुखारी साहब 100 बार कभी कुछ कभी कोई कुछ, लेकिन कोई दिफा नहीं बन पा रहा, कोई दिफा बन ही नहीं पा रहा, क्योंकि इखलाकी, कानूनी और हर लिहाज से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ ये मामला न सिर्फ माली या इखलाकी या कानूनी करप्शन का है, बल्कि पाकिस्तान की
साख को नुकसान पहुंचाने का भी है। ये मामला जरा ये जो ऑडियो लीक हुई है इसको जरा समझते हैं टेक्निकली। राना अबरार साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस केस को शुरू से देख रहे हैं, नैब की अपडेट भी उनसे जानेंगे, हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूं, आगे चलकर हम बात करने लगे हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से भी, आज मर्दान की बात भी करेंगे, बल्दियाती इख्तियारात, बल्दियाती फंड्स, लोकल गवर्नमेंट, इसकी बात भी होगी और कुछ फंड्स के हवाले से फिगर्स भी आपको बताएंगे और असलियत बताएंगे कि आखिरकार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खुद कितने पैसे रोक के बैठी है आगे नीचे बल्दियात के। हिमायतुल्लाह मियार साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद है, मेयर मर्दान के। सर आपको बहुत खुशामदीद, मियार साहब आप ज्वाइन कर रहे हैं मर्दान के, मेयर हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। राणा साहब ये बताएं, ये कहां से चीजें आ रही हैं, आपको क्या समझ में आया ऑडियो से के, और ये तस्वीर क्यों खिंच रही हैं? ये तो लगेज में आ गई थी इनके और ये तो बनी गला आई, तोशा खाना गई नहीं, ये तोहफे फिर कहां से आ रहे थे जो तस्वीर जिनकी खींची गई फिर, और इस पर बरस क्यों रही है? क्या इनकी चोरी पकड़ी गई इसलिए बरस रही है? आप क्या समझते हैं राणा साहब? जी, जो भी नई वीडियो आ रही है या किसी भी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, दरअसल वो हमारी पहले वाली बातों की तस्दीक हो रही है जो हम यहाँ पर स्टूडियो में बैठकर पहले करते रहे मुतअद्दिद प्रोग्रामों में। आज उनकी एक बार फिर तस्दीक हो गई है कि मैंने ये यहाँ पर ही कहा था अब तक न्यूज़ के ऊपर, फिर मैंने इमरान खान को जो ओपन लेटर भिजवाया है, कल भिजवाया है, उसमें भी मैंने यही बातें की हैं कि ये तहफ़ पहले तो एम्बेसडर को रिपोर्ट नहीं करने दिया गया, जिस मुल्क के दौरे के दौरान भी तहफ़ मिले इमरान खान को और खातून अव्वल को, वो रिपोर्ट करने से रोक दिया गया एम्बेसडर जो पाकिस्तान के थे। उसके बाद ये तहफ़ मैंने बरबला कहा है पहले कि ये तोशा खाना में नहीं जाते थे, तोशा खाना के स्टाफ को इन तहफ़ की शक्ल भी नहीं देखने जाती थी, बल्कि ये सीधे बनी गाला ले जाए जाते थे। अब इशू ये था कि तोशा खाना का जो इंचार्ज थे डिप्टी सेक्रेटरी, वो कहते थे कि तहफ़ आ रहे हैं, कुछ तो हमें खाना पूरी करने दें, कुछ तो फाइलों का पेट भरना है हमने, इसलिए ये इन तहफ़ की तस्वीर बनाकर भेजी जाती थी तोशा खाना में। वो तस्वीर देखकर एंट्री करते थे कि फला फला तहफ़ मिले हैं और वो रिटेन की कार्रवाई पूरी की जाती थी, रस्मी कार्रवाई पूरी की जाती थी, फाइलों का पेट भरा जाता था। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो ऑडियो है ये 2021 की है। अच्छा राणा साहब, उसकी खास वजह है कि मेरा केस चल रहा है पाकिस्तान इंफॉर्मेशन। राणा साहब एक अगर मैं यहाँ पे मुदाखलत कर रहा हूँ, आप क्योंकि ये बड़ा समझना नाज़रीन जरूरी है, ये तहफ़ जमा होने थे एक्चुअली कैबिनेट डिवीजन का या कोई अफसर तोशा खाना का या कोई पीएम स्टाफ ऑफिस का, वो डायरेक्ट एयरपोर्ट से ही इनकी कस्टडी में जाते हैं, वहां से तोशा खाना में जाते हैं जो रेगुलर प्रोसीजर था, और तोशा खाना से बाकायदा रसीद ये लिखकर देते तो इनको मिलता रिसीप्ट के तौर पर कि आपने ये तोहफे मंगाए हैं। ये अपने घर डायरेक्ट ले गए, इस वजह से तस्वीर खींचनी पड़ी क्योंकि ये घर डायरेक्ट ले गए थे तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए उन्होंने तस्वीर खींचने की इसमें कहा कि हमें तस्वीर चाहिए इसकी, इसलिए तस्वीर खींची है। जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि जो रूल्स है ना, जब वजीर आजम जाता है आम तौर पर किसी भी दूसरे मुल्क के दौरे पर, तो वजीर आजम के वफद में एक तोशा खाना का ऑफिसर भी शामिल होता है। आम तौर पर जो तहफ़ मिलते हैं वो उसकी कस्टडी में चले जाते हैं वहीं पर, फिर वही ऑफिसर लेकर तोशा खाना में आकर उनको डिपॉजिट करता है। बिलफर्ज अगर किसी वजह से वजीर आजम के वफद में तोशा खाना का कोई मुलाजिम या ऑफिसर नहीं है, तो फिर पीएम ऑफिस के जो ऑफिसर होते हैं उनकी यह जिम्मेदारी आयद की जाती है कि जो तहफ़ मिले प्राइम मिनिस्टर को या खातून अव्वल को, वो अपनी कस्टडी में लेकर आपने तोशा खाना में जमा कराने हैं। तो इमरान खान क्योंकि पहले दिन से ये प्लानिंग थी कि इन तहफ़ का कारोबार करना है, इनसे पैसा कमाना है, सबसे पहली जो ओब्लिगेशन एम्बेसडर के हमारे सफीर पर होती है उसको रोक दिया जाता था, मना कर दिया जाता कि आपने तोशा खाना को कोई रिपोर्ट नहीं भेजने के क्या क्या तहफ़ मिले हैं, वहीं पर वो साइलेंट हो जाता है। नंबर 2, ये तहफ़ इमरान खान के ज़ाती सामान में, पर्सनल लगेज जो होता है प्राइम मिनिस्टर का, उसमें शामिल कर दिए जाते थे और सीधा बनी गाला जाते थे। अब क्योंकि मेरा केस चल रहा था पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में, मैं मुसलसल ये प्रेशराइज कर रहा था गवर्नमेंट को कि इन तहफ़ की तफसीलात फराहम की जाएं।
तो इनको डर पड़ गया तोशाखाना वालों को, इंचार्ज तोशाखाना जो थे मोहम्मद अहद, उनको डर पड़ गया कि अगर ये मामला आगे बढ़ गया तो हम कैसे बताएंगे कि क्या तहफ आए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर तहफ तोशाखाना में नहीं ला सकते हैं तो कम से कम हमें तस्वीरें तो भिजवा दो ताकि हम फाइलों का पेट तो भरें कि क्या क्या तहफ आए हैं, और फिर उनकी रस्मी कार्रवाई हम पूरी करेंगे रिटेन की। तो सैफान साहब, ये हर नए दिन के साथ ये वाज़ेह होता जा रहा है कि इमरान खान ने किस तरीके से तोहफों का खिलवाड़ किया तोहफों के साथ। और सिर्फ ये तोहफे नहीं हैं, ये पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशन के साथ लिंक मामला है, पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी साख है, पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं, उन सब को दांव पर लगाकर 4 पैसे कमाने के लिए ये सारा कुछ किया गया। मैंने आपको यहां पर पहले भी गुजारिश की थी कि ये मामला आगे बढ़ेगा। पहले हम जहां पर मौजूद थे उस वक्त हम समझ रहे थे कि ये शायद 50 से 60 करोड़ रुपए का स्कैंडल है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होता गया तो ये 3.25 अरब रुपए पर पहुंच गया था, अब ये 5 से 6 अरब रुपए तक पहुंच गया है। लेकिन मैं आज फिर आपके प्रोग्राम में दावा करता हूं अभी ये 50 से 55% अनफोल्ड हुआ है, 40 से 45% अभी भी मामलात रहते हैं। इन्होंने क्या किया कि जो तस्वीर भेजते थे, डिप्टी सेक्रेटरी इंचार्ज तोशाखाना को कहा जाता था कि अगर डायमंड रिंग है तो इसको सिंपल रिंग के तौर पर दर्ज करो, अगर दूसरे नेकलेसेस हैं ये वो, मतलब इनको एक आम कम कीमत का शो करके इंदराज किया जाता था और उसी अंदाज में फिर इसकी रिटेनिंग होती थी। लेकिन हुआ यह है कि मौजूदा हुकूमत ने खासतौर पर अताउल्लाह तारड़ की जो सरबराही में एक कमेटी बनाई गई है, उन्होंने क्या किया है कि इसके ऊपर खोज की है और उन ममालिक से राब्ते किए हैं, इन्होंने खतूत लिखे थे हुकूमत ने, उन से जो तफसील मिली है उस तफसील की रोशनी में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो डायमंड ज्वेलरी बनाती हैं उनसे राब्ता करके वो तफसील शेयर की गई और उनसे मार्केट प्राइस का असेसमेंट करवाया गया। तो तब ये जाकर 6 अरब रुपए का इंकशाफ हुआ कि ये 3.25 अरब के तोहफे नहीं थे बल्कि 6 अरब रुपए के तोहफे थे जो कि इमरान खान ने मामूली पैसे देकर, मतलब 1.5 करोड़ रुपए देकर ये ले लिए। अब मजीद भी इस तरह की चीजें हैं और जो आखिरी साल है इमरान खान का उसमें एक और इशू सामने आया है जिसका कुछ तो रेस्पॉन्स इस हुकूमत को भी मिला है, कुछ नहीं मिला। वो ये है कि एक वफद जाता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, खातून अव्वल है, वजीर खारजा है, वजीर इतलात है, सेक्रेटरी इतलात है, उन सब को तो तोशाखाना के रिकॉर्ड में मौजूद है कि कीमती तहफ वजीर खारजा को भी मिले हैं, वजीर इतलात को भी मिले हैं, बाकियों वफद के बाकी अरकान को भी मिले हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को कोई तोहफा नहीं मिला। तो गवर्नमेंट का ये शक है कि जब ये तोशाखाना का केस पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था तो इमरान खान को मिलने वाले तहफ फिर लिखे ही नहीं गए, उनका इंदराज ही नहीं किया गया। खासतौर पर इस ऑडियो वाले वाकये के बाद, ये ऑडियो तो आज हमें सामने आ रही है लेकिन ये है तकरीबन मिड 2021 की, यानी इस फोटो के इस ऑडियो के बाद ये भरम हो रही है अपने स्टाफ ऑफिसर पे कि आप फोटो क्यों खींच रहे हो, इसके बाद इन्होंने फोटो भी नहीं खींचने दी। इसका मतलब जी फोटो नहीं खींचने दे रही हैं कि ताकि कोई भी इंदराज ना हो सके कि इमरान खान को कोई तोहफा मिला भी है, दुनिया को पता ना चल सके। ये चोरी को छुपाने की कोशिश कर रही है जो कि एक आदमी इनाम जो बनीगाला का इंचार्ज हुआ करता था पहले, अब पता नहीं इंचार्ज है या नहीं, उस वक्त इंचार्ज हुआ करता था कि वो एक ड्यूटी पूरी कर रहा है कम से कम बुनियादों पर कि चलो तोशाखाना को गिफ्ट नहीं भिजवाते, हम तस्वीरें तो भिजवा दें ताकि वो तो कुछ इंदराज कर सके, भी करने नहीं दिया गया, मेंटेन कर सके। तो ये बड़ी चोरी सामने आ चुकी है। मैं राना साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूं, लेकिन मैं हिमायतुल्लाह साहब आपको भी खुशामदीद कहूं प्रोग्राम में। सर, सीएम खैबर पख्तूनख्वा कह चुके हैं कि माली तौर पर सूबा बहरान की तरफ जा रहा है, इधर भी हुकूमत बार बार कह रही है कि बड़ी चोरी खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई है, तोशाखाना से भी बड़ी चोरी हो गई है। मैं सीएम केपी क्या कह रहे हैं कि क्या माली बहरान है, जरा सुनवा देते हैं पहले नाज़रीन, के बाद आपकी राय जानना चाहूंगा इस पर। आप मेयर है मर्दान के, लेट्स हियर दिस के सीएम केपी क्या कह रहे हैं, लेट्स हियर दिस। खाक वहाँ पर हम लोग ये तनख्वाही नहीं दे पा रहे, फिर मीडिया पे बात आ जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास पैसे नहीं है, तनख्वाहों के पैसे नहीं है, तो पैसे किधर से आएंगे? पैसे तो उनके पास पड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, और उसके बाद फिर अगर ये नहीं हो सका तो अगला लाएमल हम बताएंगे कि हमने क्या करना है। हमारे पैसे दे दे, सेहत कार्ड के फाटा के पैसे हमें नहीं मिल रहे।
अच्छा हिमायतुल्लाह साहब, मैंने जो अभी हम बजट देख रहे थे डॉक्यूमेंट्स ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट के, उसके मुताबिक खैर पख्तूनख्वा में टीएमएज हैं, लोकल अथॉरिटीज हैं, जिनके बारे में उन्होंने जो फंड्स मुख्तस किए थे, एलोकेट किए थे तहसील गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए 24 अरब रुपए के, और उसके बाद तकरीबन बजटेड एज लोकल ग्रांट्स टू लोकल काउंसिल 9.4 अरब रुपए, बजटेड फॉर टीएमएस एलोकेटेड लोकल गवर्नमेंट के फंड्स की हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन आपको दिखाएंगे भी जो 2 बिलियन रुपीस है बजटेड फॉर टीएमएस, 1 बिलियन फॉर डेवलपमेंट अथॉरिटीज। इसी तरह जो टोटल डेवलपमेंट और सर्विस डिलीवरी बजट जो बजट था वाज इंट्रोड्यूस्ड दिस ईयर, जिसमें तकरीबन कहा गया कि 334 अरब रुपए एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, 330 अरब रुपए के इसमें कहा गया कि सेहत कार्ड प्लस मेडिसिन, स्कूल फर्नीचर, म्युनिसिपल ग्रांट्स, ये मुख्तलिफ जो इस वक्त फंड्स एलोकेट किए गए। ये बताएं हिमायतुल्लाह साहब, ये पैसा किधर गया है सर? ये आप लोगों को मिला है? हमारा इलेक्शन 19 दिसंबर 2021 को हुआ था जी, और उसमें माली साल एक गुजर गया 21-22 का, और दूसरा माली साल अभी चल रहा है 22-23 का। लेकिन इस 2 सालों में हमें एक पैसा भी सूबाई हुकूमत ने नहीं दिया, किसी लोकल गवर्नमेंट को भी। हमारे यहाँ 25,000 हमारे बल्दियाती नुमाइंदे इलेक्ट यहाँ पर हुए हैं, और हमारे 142 तहसील है, लेकिन किसी तहसील को, किसी विलेज काउंसिल को और किसी भी हमारे नेबरहुड काउंसिल को एक पैसा भी नहीं मिला है। हमारी जो सूबाई हुकूमत है इसने बहुत बड़ा कर्जा भी लिया है। हमारे तमाम हुकूमतों ने इससे पहले 1947 से लेकर 2013 तक 97 अरब रुपए कर्जा लिया था, और पीटीआई की हुकूमत ने अभी इस 10 सालों में 987 अरब रुपए उन्होंने लिए कर्जा लिया है। तो सबसे बड़ा कर्जा पीटीआई हुकूमत के ने लिया है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा करप्शन भी हुई है। आप देख ले, जो बिलियन ट्री सुनामी है उसका केस नेब में भी चल रहा था, इन्होंने हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से इस पर से ले लिया हुआ था, और फिर नेब का जो पहले चेयरमैन था उसके जरिए उसको क्लोज किया था उस केस को। इस तरह मतलब जब एक बड़ा केस है सर, ये जो आप कह रहे हैं ग्रुपानी बिलर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट समरी, हिमायतुल्लाह साहब, मैं अगर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि 180 अरब का बजट था टोटल, और टोटल बजट रिलीज वो कह रहा है 29 अरब रुपए का हुआ है, आपको मर्दान में कुछ नहीं मिला एक रुपया भी, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट को कुछ नहीं मिला अभी तक वहां पर? ये किसी भी म्युनिसिपल के जो आपने पीटीआई के चेयरमैन है उनको भी कुछ नहीं मिला? उनको भी कुछ नहीं किसी भी बिल्कुल कुछ नहीं मिला। बल्दियाती निजाम को उन्होंने गैर मुअस्सर बना लिया है। मैंने आपको बताया कि अभी एक माली साल गुजर गया है, अभी दूसरा माली साल, इसमें हमारी 2 किस्त इनके ड्यू है। जो हमारे 1 जुलाई से एक किस्त था जो कि उस पहले हफ्ते जुलाई में हमें मिलना चाहिए था, दूसरा किस्त जो हमारा तो अक्टूबर का था, जो कि दिसंबर तक, तो जनवरी और अप्रैल में फिर तीसरा और चौथा किस्त होता है। हमारे जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है इसके जरिए में पैसे एलोकेट होते हैं, लेकिन उस एलोकेशन में एक पैसा भी किसी भी हुकूमत के, इसीलिए हमारे जितने भी बल्दियाती इदारे हैं, जितने भी हमारी मुकामी हुकूमत है, यहाँ पे जो सोशल सर्विसेज की डिलीवरी है वो भी बड़ी मुतासर हो गई है। इस तरह हमारे जो मुकामी तरक्की का जो प्रोग्राम होता है, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो भी बड़ा मुतासिर हुआ है। सर मैं ब्रेक ले लूं हिमायतुल्लाह साहब, मुझे ब्रेक के बाद ये हैरानकुन बात है कि वो हिमायतुल्लाह साहब कहते हैं, नाज़रीन ये उस सूबे की बात हो रही है जो वफाक से पैसे मांग रहे हैं कि हमें 189 बिलियन नहीं मिले हैं, उधर जो अपना प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है या अपने जो मामलात उनके बल्दियात के साथ है, वो कह रहे हैं जी बल्दियात के मेयर है मर्दान के कि सिफर एलोकेशन है, आफ्टर दिस ब्रेक सिफर डिसबर्समेंट है। आफ्टर दिस ब्रेक आते हैं और कुछ अहम स्टोरीज आपके सामने रखते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन एक और ऑडियो लीक भी हुई है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रख रहे हैं। खैर पख्तूनख्वा हुकूमत जो कि वफाक से मुतालबा कर रही है 190 अरब रुपए का, वो वहाँ अपने माली मामलात किस तरह संभाल रही है। वहाँ पे बल्दियात के नुमाइंदे मर्दान के मेयर साथ हैं, बता रहे हैं कि क्या तफसीलात हैं। 1 रुपया उनको नहीं मिला जब से इलेक्शन हुए हैं। जो मर्दान सिटी डेवलपमेंट प्लान है बड़ा खूबसूरत एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है इन्होंने। डॉक्यूमेंट अगर आप देखें, प्रोविंशियल स्ट्रैटेजी फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ इन खैर पख्तूनख्वा, इसमें मुख्तलिफ चीज़ों को इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। ये कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, म्युनिसिपल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक स्पेसेस, सर्विस डिलीवरी, पब्लिक सेक्टर गवर्नेंस, कैपेसिटी डेवलपमेंट, डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज, रिस्क मैनेजमेंट। फिर जो इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, उसके मुताबिक तकरीबन 25 अरब रुपए इन्होंने एलोकेट किए हुए फॉर तहसील गवर्नमेंट डेवलपमेंट।
तकरीबन इसी तरह 9.5 अरब रुपए की एक फिगर है जो इन्होंने ग्रांट के तौर पर लोकल काउंसिल्स के लिए रखी हुई है। 2 अरब रुपए टीएमएस के लिए रखे हुए हैं जो और टाउन म्यूनिसिपल, और उसके अलावा 1 अरब रुपए बजटेड फॉर डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं। और मजमूई तौर पर 330 अरब के इन्होंने अपने एक्सपेंडिचर्स दिखाए हैं जो डेवलपमेंट प्लस एक्सपेंडिचर्स हैं, जिसके अंदर म्यूनिसिपल सर्विसेज भी शामिल हैं। हिमायतुल्ला मियार साहब, आप साथ हैं तो बताएं कि ये सिटी डेवलपमेंट प्लान फिर क्या है मर्दान, और उस पर कोई काम हुआ है अभी तक? 18 का डॉक्यूमेंट है सर, डेवलपमेंट प्लान है, इस पर कोई काम हुआ है न म्यूनिसिपल सर्विसेज के हवाले से उनको इन्होंने कोई इंटरवेंशन किया सूबाई हुकूमत से, और न हमें कोई फंड दिया है कि हम खुद उस डेवलपमेंटल स्कीमों को क्रियान्वयन कर सके। हमने अपने बजट दिए थे, 2 दफा हमने बजट दिए 2 साल के लिए, एक 21-22 के लिए और एक 22-23 के लिए, लेकिन दोनों सालों के लिए जो एलोकेटेड फंड था उसमें हमें एक पैसा भी नहीं मिला। तो इसलिए हमारा जो डेवलपमेंटल प्लान था वो शेल हो रह गया, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो इन्होंने कोई पैसा अभी तक नहीं दिया है, तो आगे डेवलपमेंटल काम किस तरह हो सकते हैं। और इनके जो पैसे अपने लोकेशन से अपने एमपीएस के लिए, इनको भी जितने भी फंड दिए थे, अगर किसी एमपीए को 50 करोड़ का फंड दिया था तो उसमें सिर्फ उन्होंने 1 लाख 2 लाख पैसे रिलीज किए हैं और रिलीज नहीं किए हैं। तो इस तरह के कोई मसले अभी अब मर्दान में कल आए थे और कह रहे थे कि मर्दान में हमने कोई 40 अरब रुपए का उन्होंने बताया कि हम मर्दान को एलोकेट करें, अभी दे रहे मर्दान में मेरे जिले में, लेकिन उसमें पैसे कोई भी नहीं, स्कीम हवा में चल रहा है। कोई हमारे एक रोड है काटलंग रोड, उसको कहते हैं, उसके लिए 3.3 बिलियन रुपए रखे हैं, अभी वो उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डुअलाइजेशन हो रही है, लेकिन उसमें जो पैसे आए हैं वो सिर्फ 10,000 रुपए उसके लिए एलोकेशन है, और उसका टेंडर भी है, उसका ए भी है। मैं हैरान हूँ किस तरह आगे किस तरह चलेगा, स्कीमें किस तरह चलेगी। इस तरह मर्दान में 10 साल से पहले जो अवाम नेशनल पार्टी के दौर में बड़े स्कीम थे, जो कि अब्दुल खान यूनिवर्सिटी थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थी, बादशाह खान मेडिकल कॉलेज था, डीएच को हॉस्पिटल का इम्प्रूवमेंट था, स्टैंडर्डाइजेशन था, इस तरह के आरईसी, इस तरह की डिग्री अस्पताल थे। उस तरह के जो बिल्डिंग उस वक्त से जो रह गए उसी तरह अभी तक पड़े हैं, उसमें कोई भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट उसमें भी नहीं किए, कोई पैसा उस स्कीमों को भी नहीं दिया है, और लोग सहूलतों से उस पर महरूम हो रहे हैं। तो कोई पैसा दिया ही नहीं है। जो इनका सेहत सहूलत का प्रोग्राम था और सेहत कार्ड के लिए, तो मर्दान में अभी 1 हफ्ता पहले उसमें 14 हॉस्पिटल उसमें बंद हो गए हैं, जो प्राइवेट, और जो दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल अभी 4 रह गए, उनके जो पैसे रहते अभी तक उनको पेमेंट ही नहीं हुए। अच्छा, अस्पतालों का सहूलत का प्रोग्राम है, ये बताएं एक बात, क्योंकि मैं आप अस्पतालों का कह रहे हैं पैसे नहीं मिले, तो ये कहते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए 15 डिस्ट्रिक्ट्स को जो उन्होंने अपना प्लान दिया हुआ है उसमें उनको इंप्रूव किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को अस्पताल दिए जाएंगे फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी। इसके अंदर फेज 1 में इन्होंने कहा बुनेर, चित्राल लोअर, चित्राल अपर, दीर अपर, मोहम्मद टांक, और इसके अलावा फेज 2 में अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान और साउथ वजीस्तान, नॉर्थ वजीस्तान, हंगू, औरंगजेई, और फिर इन्होंने कुछ अस्पतालों के नाम दिए हैं प्राइवेट। आपके मर्दान में हुए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में अस्पताल कामयाबी हुई इसमें, या इधर भी हो गए? जी 58 हॉस्पिटल हमारे सूबे में, लेकिन उसमें कोई भी अभी तक प्राइवेटाइज नहीं हुआ है। अच्छा, किसी हॉस्पिटल को ऑटोनॉमी नहीं मिली है, कोई हॉस्पिटल प्राइवेटाइज नहीं हुआ है। आपके मर्दान में कैटेगरी डी का हॉस्पिटल रुस्तम अस्पताल है, हॉस्पिटल तोड़ू और शहबाजगढ़ अस्पताल, 3 अस्पतालों का जिक्र है। ये 3 अस्पताल, ये हुआ इधर कुछ नहीं? अभी ये नहीं हुआ, ये रुके हुए नहीं हुआ है, उसी तरह पड़े हुआ हॉस्पिटल। तो क्या वजह क्या है? फंड्स नहीं मिल रहे, या उनके पास पैसे नहीं है? क्या वफाक से नहीं मिल रहे पैसे, या क्या मसला क्या है जी? किसी को भी फंड नहीं दे रहे, पता नहीं फंड कहाँ पे जा रहे हैं और फंड कहाँ पे गए, क्योंकि हमारे सूबाई हुकूमत की तो अपनी भी रेवेन्यू जनरेशन है, अपनी भी सूबाई हुकूमत की वहाँ पे जनरेशन रेवेन्यू की हो रही है, टैक्सेशन वहाँ पे है, मौजूद है। वो अपने टैक्सेशन के पैसे कहाँ गए, जो यूनिवर्सिटी वार्ड के पैसे उनको मिलते हैं वो कहाँ गए, और अगर ये कहते हैं कि अभी हम उनको हुकूमत पैसे नहीं दे रही है, तो उस पैसों का हिसाब किताब दे दे कि हमारा नेट हाइडल प्रॉफिट है, जो कि 4 साल उनकी अपनी हुकूमत थी पीटीआई की, कि कभी उन्होंने पैसे दिए उस नेट हाइडल प्रॉफिट में, जो हमारा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है गैस और तेल पर, जो कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा नहीं बनता है और सुबह को देना होता है। कभी इमरान खान ने उसमें 1 पैसा दिया था हमारे सूबाई हुकूमत को, तो ये तो पहले अपने हुकूमत से हिसाब किताब करे, जो कि इमरान खान की हुकूमत थी, उसमें बाद में आए और अभी जो फेडरल गवर्नमेंट है इससे कोई पैसा मांगे, और इस तरह फिर हिसाब किताब करे जब हमारे जो मुकामी हुकूमत है, जो कि पाकिस्तान का आईन कहता है, आर्टिकल 148 कहता है कि हर सुबह बल्दियाती निज़ाम देगा
तमाम जो सियासी, माली और इंतजामी इख्तियारात मुकामी हुकूमतों के मुंतखब नुमाइंदों को देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई इख्तियार नहीं दिया। अच्छा, मैं हमारा रिक शुरू हुआ था, सर आप बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट एक्ट 2019 कहते हैं, लेकिन 2022 में इन्होंने इतने अमेंडमेंट किए कि हमारा निजाम ही अब नहीं रहा है। अगर हम 25,000 बंदे मुकामी जो नुमाइंदे इलेक्ट हुए, कोई दफ्तर में 4 साल जाए भी नहीं तो हमारा दफ्तर भी चलेगा और काम भी चलेगा। अच्छा, मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, ऑथेंटिकेशन भी। हिमायतुल्लाह साहब अगर इजाजत दें, मैं डॉक्टर फैसल बारागज़ई साहब को भी इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, वाईडीए की तरफ से हमें तर्जमान के तौर पे ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी साथ रहे हमारे। हिमायतुल्लाह साहब, आज लेडी रीडिंग अस्पताल के हवाले से एक डॉक्यूमेंट है, बल्कि आप ईमेल कह सकते हैं, डॉक्टर का जो सर्जिकल के हवाले से सब्जेक्ट है इसका, इसमें कहा गया है कि मैनेजमेंट ड्यूरिंग एडमिशन, और आगे लिखा है, बड़ी तशवीशनाक बात है इस ईमेल में, कि डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स परफॉर्म एडमिटेड, यानी एक पेशेंट को एडमिट किया गया फॉर पोस्ट सर्जरी टुडे, सर्जरी पोस्टपोन्ड, यानी सर्जरी पोस्टपोन हो गई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ आइसोफ्लोरेंस, अटेंडेंट काउंसल्ड रिगार्डिंग सर्जरी पोस्टमॉर्टम, यानी सर्जरी पोस्टपोन हो गई क्योंकि वहां पर कोई दवा नहीं थी। ये मामला क्या है? अद्वियात की किल्लत हो गई है कि लेडी रीडिंग अस्पताल में, डॉक्टर फैसल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि अपने हमारे मकूब जानने की कोशिश की। असल में ये मसला जो है ये तकरीबन पिछले 9 सालों से चला आ रहा है, जब तक इस हुकूमत ने यहाँ पे जो है वो बागडोर संभाली हुई है। तो उस वक्त से इस हुकूमत ने जो है जो सेहत का खासकर जो महकमा है उसका बेड़ा गर्क कर दिया। और इसका जो बुनियादी जो आर्किटेक्ट है, जो इमरान खान के कजन है, हम बार बार ये बात कहते आ रहे हैं कि जो शरवन बरकी जो कि अमेरिका में होते हैं और वहां से जो कि इस सिस्टम को जो है वो चला रहा है। तो अब जरा खुद ये सोच ले कि एक बंदा अमेरिका में बैठा होता है, उसकी जो फैमिली है वो अमेरिका में होती है, लेकिन यहाँ जो गरीब सूबा है वहाँ यहाँ जो कुछ चल रहा है इनसे बिल्कुल ये नावाकिफ है। 3 महीने में ये एक विजिट करता है और फिर यहाँ पे जो चीज मतलब नई बनी होती है, जो चीज ठीक होती है, तो उनको वही चीज दिखाई जाती है कि बस सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इस तरह इस हुकूमत में अभी ये जो रिसेंट मतलब अभी एक सवाल ये भी है कि बाकी अस्पताल जो है वो खबरों की जीनत नहीं बनते, सिर्फ एक लीडिंग अस्पताल ही क्यों बनता है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब से ये हुकूमत आई है तो ये बुलंद और बाला दावे कर रहे हैं कि हमने एक सेहत जो है वो इस्लाहात जो है वो नाफिज किए, हेल्थ रिफॉर्म्स पे इन्होंने वोट हासिल किया, लेकिन ग्राउंड पे जो रियलिटी है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। अभी एक हफ्ते से जो है ये लीडिंग अस्पताल में जो है ये जो एनेस्थीसिया की अद्वियात है इसकी शदीद किल्लत है। और इस तरह मैं इसमें जो मर्द मतलब मैं इसको जो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है, जो हमारी सूबाई हुकूमत है, मैं उसको भी मतलब ये कहना चाहता हूँ कि ये तो आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिर्फ लीडिंग में ही नहीं बाकी भी जो अस्पताल है सूबे में वहाँ भी इस जो है एनेस्थीसिया ड्रग्स की शदीद किल्लत है। क्योंकि जितने भी जो पेशेंट आते हैं तो उनके लिए तो ये जरूरी होता है जो सर्जरी के पेशेंट होते हैं, क्योंकि ये ड्रग्स जो है जो आइसोफ्लोरेन है इसके साथ सिर्फ आइसो नहीं सेवो की भी शदीद अच्छा, मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि सर्जरी के वक्त जो है मरीज को बेहोश करने की दवा बेहोश करने की दवा थी ये मरीज को, और वो दवा नहीं थी जिस वजह से सर्जरी पोस्टपोन हो गई। ये इसमें दो किस्म की इसमें दो किस्म की दवाई इस्तेमाल होती है, एक आइसोफ्लोरेन है और एक जो है सिवोफ्लोरेन है। सिवोफ्लोरेन जो है वो इंजेक्शन जिस वक्त हम बेहोश करते हैं, मतलब जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर उसको करते हैं तो उस वक्त ये सिवोफ्लोरेन जो है वो इस्तेमाल होता है। और इसके साथ जो आइसोफ्लोरेन है वो जब सर्जरी की मेंटेनेंस, मतलब जिस टाइम सर्जरी होती है वो 3 घंटे लेती है, 4 लेती है, 5 लेती है, तो जितना टाइम वो सर्जरी लेती है तो उस टाइम जो है मरीज को बेहोश करने के लिए जो है आइसोफ्लोरेन की जरूरत होती है। तो ये तकरीबन 1 हफ्ते से नपेद हो चुकी है और अभी मेरे मालूमात के मुताबिक लीडिंग अस्पताल में बहुत सारी जो इलेक्टिव सर्जरीज है उसको पोस्टपोन किया गया है। अगरचे इमरजेंसी के लिए थोड़ी बहुत उन्होंने रखी हुई है कि जो इमरजेंसी पेशेंट आते हैं उसके लिए अवेलेबल है, लेकिन जो इलेक्टिव केसेस होती है जिनको डेट्स दे के मतलब बुलाया जाता है, दूर दूर से लोग जो है 4-5 महीने ऑपरेशन के इंतजार करते हैं, तो इस वजह से पोस्टपोन हो गई है। ये माली हालात है वहाँ के अस्पतालों की। डॉक्टर फैसल साहब, मैं तफसीलन भी आपके साथ किसी दिन करेंगे, वक्त तक इख्तिताम पे पहुंच रहे हैं। आपका शुक्रिया अदा करूंगा। हिमायतुल्लाह साहब ज्वाइन किया, राना बरार साहब प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में साथ थे। ब्रेक के बाद आएंगे एक और अहम मामले के ऊपर जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत से है, यानी यहाँ पर एग्रीकल्चर बैकबोन है पाकिस्तान की। इस पर बात करेंगे। इस हवाले से एक दिन भी मुख्तस है, किसान डे, इस पर भी बात करेंगे कि किसानों की अहमियत पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मईशत में कितनी है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
बेनकाब देख रहे हैं से उतरा और आसमां बेनकाब में नाज़रीन आपको अहम तरीन दिन के हवाले से आगाह करेंगे, जिसका नाम है किसान डे। हम सब जानते हैं पाकिस्तान को शदीद माशी चैलेंजेस का पाकिस्तान दो चार है, और पाकिस्तान की अगर कहा जाए इकोनॉमिक जो जीडीपी है, पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन उसमें सब में ज़्यादा किसी सेक्टर का है तो वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, और आपकी जो बैकबोन है जिसे कहा जाए मीशत की, वो एग्रीकल्चर है। यहीं से हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, यहीं से हम सेल्फ सफिशेंसी की तरफ जा सकते हैं, यहीं से पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज जैसे मसाइल को फेस कर सकता है, और यहीं से हम अपने किसान जो मेहनत करते हैं, हमारी फूड शॉर्टेजेस जो आगे जाकर हमें हो सकती हैं, हम उसका सामना कर सकते हैं, उसको टैकल कर सकते हैं उन चैलेंजेस को। इस दिन के हवाले से इसकी अहमियत कितनी है, मेरे साथ राबेल सदोसई साहिबा जो कि डायरेक्टर मार्केटिंग है फातिमा फर्टिलाइजर की प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। राबेल साहिबा, ये आप बताइएगा किसान की अहमियत, हम माशी प्रोग्राम करते हैं, ये आप बताएं कितनी अहमियत है आपकी नज़र में पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी का किरदार है किसान का, और इस दिन को आप लोग किस तरह मनाने जा रहे हैं? जी सैफान, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। आपने बिल्कुल इंट्रोडक्शन में बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान एग्रीकल्चर जो है वो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। हमने बचपन से ये सुना है, बट हकीकत में भी यही एक्चुअल रियलिटी है। आपके मुल्क में 8.4 मिलियन फार्मर्स हैं, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी 19% कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। अगर मैं इसके मॉनेटरी टर्म्स में कहूँ तो ये 15,000 अरब रुपए बनते हैं जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। जो आप खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, दाल, रोटी, आटा, चीनी, जो हम कपड़े पहनते हैं, ये हमारे किसान बहन भाइयों की अनथक मेहनत, उनके खून पसीने क्या एफर्ट होती है जो हमारे तक पहुंचती है। लेकिन अगर देखा जाए और हम अपने किसान बहन भाइयों से जब बात करें तो उन्हें ये फील होता है कि वो इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। उनकी मेहनत, उनकी जो सारी इसमें जस्तजू है उसको अप्रिशिएट या रिकग्नाइज नहीं किया जाता, एंड सो दे फील वेरी लेफ्ट आउट एंड अंडर अप्रिशिएटेड। तो हमने ये एक तो ये बहुत बड़ा गैप फील किया। दूसरा हमने देखा दूसरे मुल्क हैं, ईरान, चाइना है, इंडिया है, वहाँ एक फार्मर्स डे मनाया जाता है। दुनिया भर में मदर्स डे है, फादर्स डे है, और कुछ कंट्रीज में फार्मर्स डे है। लेकिन हमारे जैसा मुल्क जहाँ इतनी इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर की और किसान की, वहाँ पे फार्मर्स डे नहीं था। एंड दिस इज हाउ वी केम अप विद द आइडिया 2019 में कि हमें एक दिन ऐसा स्पेशली डेडिकेट करना चाहिए अपने किसान बहन भाइयों को, जहाँ ना सिर्फ हम उस दिन में उनको सेलिब्रेट करें, बट ऑल्सो उनकी मुश्किलात, उनकी मुसीबतें, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करें, और बाकी स्टेक होल्डर्स और गवर्नमेंट को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं ताकि उनकी मुश्किलों की डिस्कशन हो सके और उनका कोई हल निकल सके। Exactly. That is where we've come up with फ्लड्स के बाद तो जो इसकी जरूरत शायद और बढ़ नहीं गई है कि सैलाब के बाद खास तौर पे, और ये भी बताया गया इस सवाल में कि ये जो टेक्नोलॉजी है, और ख़ास तौर पे हमने ये देखा है, जो हमने मॉडल स्टडी किए हैं बैनुल-अक़वामी, जो आहिस्ता आहिस्ता स्मार्ट फार्मिंग की तरफ लोग जा रहे हैं, ये कितनी अब ज़रूरत है कि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ, जिस तरह आप कह रही हैं कि मेजर कंट्रीब्यूशन है, तो इसको मज़ीद हम सफिशेंसी बढ़ाने के लिए, अपनी सेल्फ सफिशेंसी, इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए हम इस तरफ जाएँ और इन प्रोडक्ट्स को, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें फार्मर्स की, क्या इस तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल होनी चाहिए। एंड एज फातिमा फर्टिलाइजर्स एंड सब फर्टिलाइजर्स हम इस पे बिल्कुल काम करें। आपके दो सवाल थे। पहला सवाल फ्लड रिलेटेड था। जी, एट एन एस्टिमेटेड 500 बिलियन लॉस हुआ है प्रोविंसेस में डिफरेंट क्रॉप्स का। अगर आप देखें, राइस, कॉटन, वेजिटेबल एंड पल्सेस, बहुत बड़ी डेवस्टेशन आई थी इन योर southern areas of Sindh and then northern areas जिनको हम कहते हैं जहाँ पे हमारी क्रॉप्स लगी हुई थी। वहाँ पे we feel as a company the best way to rehabilitate them is to help them understand better कि वो अब अपनी next crop cycle कितनी जल्दी और कितनी बेहतर लगा सकते हैं और किस तरह उससे बेहतर प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं ताकि वो जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े हो सकें। इसी को मैं टाई इन करूंगी जो आपका नेक्स्ट सवाल है, जिस पे आप बात कर रहे थे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छा, सब फर्टिलाइजर जी हमारे 2-3 इनिशिएटिव्स हैं। सबसे पहले तो हमारी सबसे बड़ी टेक्निकल टीम है जो हमारे किसान बहन भाइयों को ऑन ग्राउंड जाके उनकी सॉइल सैंपलिंग, उनकी वाटर सैंपलिंग और उनको एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि सीड कब लगाना है,
पानी कब देना है, पहला पानी कब होगा, पेस्टिसाइड कब लगाना है, फर्टिलाइजर कब लगाना है, एंड टू जनरली गाइड देम टू द क्रॉप दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू दिस सॉइल. सो यस, टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट देयर. सेकेंडली, एज अ कंपनी, हम पहली कंपनी है जिन्होंने फार्मर्स के लिए एक ऐप लॉन्च की है, सरसब्ज ऐप. इसे सरसब्ज पाकिस्तान कहते हैं, और ये ऐप फार्मर्स के फोन में होती है, जहां उन्हें घर बैठे गाइडेंस मिल जाती है कि अब उनका क्रॉप किस स्टेज पे है और किस तरह उन्हें बेटर प्रोडक्टिविटी और यील्ड लेनी चाहिए. So yes, you are very right. ये हमारे थोड़े छोटे initiatives हैं, but as stakeholders, government, other corporations, we need to come together and work towards digitization and technology to help our farmers achieve a better yield and better production. मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा राबिल साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और इस अहम हवाले से और इसकी अहमियत के हवाले से नाज़रीन को आगाह किया. आप किसान डे के हवाले से बात सुन रहे थे. पाकिस्तान की मईशत के लिए जिस तरह रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं किसान, तो इनको हमारी तरफ से भी सलाम. फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर. देखते रहिएगा. अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए.